केमिस्ट्री बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है लूनर गेटवे एवं कनाडा और अमेरिका। तो हम देखेंगे इसमें कि लूनर गेटवे आखिर है क्या और इसमें कनाडा और अमेरिका की क्या भागीदारी है। ये भविष्य के जो अंतरिक्ष मिशन होंगे, जो सुदूर अंतरिक्ष यात्रा की एक पड़ाव के तौर पे ये किस तरह महत्वपूर्ण साबित होगा, इन सब विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं लूनर गेटवे एवं कनाडा और अमेरिका। तो नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत कनाडा को लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन का एक हिस्सा बनाया जाएगा, यानी उसकी एक भागीदारी होगी। उसके साथ ही कनाडा इसमें कैनाडार्म 3 नामक एक नए रोबोट आर्म इसके लिए बनाएगा। इसके अतिरिक्त अगर इसके अलावा देखेंगे तो कैनेडियन को आर्मिटीज सेकेंड मिशन होगा उसका हिस्सा बनाया जाएगा। अब ये आर्मिटीज सेकेंड मिशन जो होगा वो बेसिकली हम देखेंगे तो 1972 में आखिरी बार मानव जो है चंद्रमा पे गया था, और जो अंतिम व्यक्ति था, पहले व्यक्ति का नाम तो सब लोग जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन अंतिम व्यक्ति कौन था उसके भी नाम जानते हैं, तो वो था यूजन शर्ने। तो यूजन शर्ने लास्ट मैन, उन्होंने उसके बाद अब एक बुक भी लिखा, लास्ट मैन ऑन द मून, उन्हीं का लिखा हुआ। तो ये लास्ट मैन जो थे वो 1972 में थे, और उसके बाद फिर जो चंद्रमा पर जाएगा तो वो आर्मिटीज सेकेंड मिशन जाएगा, जो चालक दल यानी क्रू मेंबर होंगे, जिसमें मानव इसमें शामिल होंगे। इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाना, यानी ये जो प्लान है वो 2023 का प्लान है। इस समझौते को, ये जो अमेरिका और कनाडा के बीच जो समझौता होगा, इस समझौते को गेटवे ट्रीटी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, गेटवे ट्रीटी कहा। तो चलिए आगे देखते हैं लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन। आखिर ये लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन क्या होगा? क्या यह पृथ्वी पे जो लो अर्थ ऑर्बिट में हमारा स्पेस स्टेशन उसी की तरह होगा या कुछ और होगा? तो चलिए देखते हैं। तो लूनर स्पेस स्टेशन जो होगा वो जो हमारा पृथ्वी का अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS कहते हैं, के आकार का लगभग 1/6 होगा, यानी 1/6 हिस्सा होगा, और इसे चंद्रमा की कक्षा में बनाया जाना। यानी ये जो आपका ISS है वो क्या कर रहा है? हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ISS, और ये क्या होगा? ये चंद्रमा का परिक्रमा करेगा। तो ये लूनर गेटवे क्या होगा आज देखेंगे, इसका ऑर्बिट किस तरह से है, इसका एक एनिमेशन भी देखेंगे हम लोग, जिस एनिमेशन में आप देखेंगे कि किस तरह से आर्बिट मिशन होगा, किस तरह से लूनर गेटवे बनेगा, किस तरह से ओरियन स्पेस जो कैप्सूल है वो किस तरह से आवाजाही का काम करेगा, किस तरह से वो रिटर्न होगा। तो चलिए, अंतरिक्ष स्टेशन को इसके लॉन्च के बाद जो है आर्मिटीज कार्यक्रम एक प्रमुख भूमिका निभाने की आशा है। मतलब जो आप ये लॉन्च होगा उसके बाद ये जो स्पेस स्टेशन बनेगा, अर्थात ये जो लूनर गेटवे बनेगा, ये आपको आर्मिटीज कार्यक्रम और भविष्य के मंगल कार्यक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मार्स मिशन के लिए। तो इसमें भागीदारी देश कौन कौन से, किस किस देशों की भागीदारी है, किस किस देश के स्पेस एजेंसी इसमें सम्मिलित है? तो इसमें है आपका CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापानी यानी JAXA जापानी स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये आपका, उसी तरह से ESA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय और वाणिज्यिक भागीदार भी हैं, कुछ कंपनियां भी, जैसे कि बात चल रही है तो ब्लू ओरिजिन आप देख सकते हैं, जेफ बेजोस का, तो ये सब भी इसमें भागीदारी करेंगे, और इसके द्वारा विकसित और उपयोग किया जाएगा, और इसका उपयोग किया जाएगा और इसको विकसित किया जाएगा, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।
तो आर्मिटीज प्रोग्राम आखिर है, इसके बारे में भी हम लोग जाने कि आर्मिटीज प्रोग्राम है क्या। तो यह कार्यक्रम चंद्रमा की सतह पर नई प्रौद्योगिकी और भविष्य के अन्वेषण है, जो फ्यूचर में हम लोग खोज किया जाएगा या फिर मानव को ले जाया जा सकता है अंतरिक्ष में, तो उसमें जैसे मंगल से ही अन्य प्लेनेट पर भी जा सकते हैं, का मार्ग प्रशस्त करेगा। नासा के नए स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया जाएगा। अब ये जो ले जाने वाला रॉकेट होगा वो काफी ताकतवर रॉकेट है, जिसका नाम है आपको स्पेस लॉन्च सिस्टम, या जिसको सिंपली भाषा में कहते हैं SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि स्पेस लॉन्च सिस्टम है क्या, ये किस तरह से ओरिएंट को लेके किस तरह से मार्स पे जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग। तो यह ओरियन या ओरायन अंतरिक्ष स्पेसक्राफ्ट में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा और अंतरिक्ष यात्री गेटवे पर ओरायन को डॉक करेंगे, यानी ये जो लूनर गेटवे होगा वहां जाके ओरायन उस पर लगेगा, वहां से फिर मानव वहां पे उतरेंगे और फिर वहां जो गेटवे होगा उसमें लैंडर लगा होगा और वो लैंडर में वो जाएंगे और फिर वो लैंडर से चंद्रमा पे उतरेंगे। तो ये सारी सिस्टम होगा, इसका एनिमेशन हम लोग देखेंगे आगे। तो गेटवे, तो इसीलिए इसको गेटवे कहा गया है। तो गेटवे जो होगा ये बेसिकली चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला एक स्टेशन होगा, एक पड़ाव होगा, और यह चंद्रमा पर दीर्घकालिक यानी जो लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा चंद्रमा पे। तो इससे पहले जो भी मिशन होता है गया और आया बस। अब क्या है कि दीर्घकालिक मिशन और अस्थायी मानव वापसी। एक तो दीर्घकालिक मिशन होगा, फिर अस्थायी तौर पे तो जाना आना, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको होगा। तो इसमें यह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह अंतरिक्ष के सुदूर अन्वेषण में जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा उसमें भी एक मंच के रूप में ये काम करेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग ओरायन स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानते हैं कि ये ओरायन स्पेसक्राफ्ट है क्या। बेसिकली ये स्पेसक्राफ्ट जो बनाया गया है ये आंशिक रूप से पुनः प्रयोग अंतरिक्ष कैप्सूल है, यानी इसका एक बार यूज कीजिएगा फिर वो नीचे आएगा और फिर से दोबारा उसको यूज किया जाएगा। और यह लो अर्थ ऑर्बिट से परे, यानी जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो लो अर्थ ऑर्बिट से परे 6 चालक दल को, यानी 6 से 4, 6 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, दल को ले जाने में सक्षम होगा। अभी फिलहाल जो प्लान बना उसमें 4 को ले जाने की बात चल रही है और ये 21 दिन तक चल सकता है, यानी जो स्पेसक्राफ्ट है ये 21 दिन तक लगातार यात्रा कर सकता है। और अगर इसको डॉक किया गया यानी इसको लगाया गया तो वो 6 महीने तक डॉक या रह सकता है, यानी वहां लगा हो सकता है। तो देखेंगे ओरियन स्पेसक्राफ्ट का भी एनिमेशन हम लोग। तो फाइनली जो है इसको ले जाने के लिए, ये स्पेसक्राफ्ट को ले जाने के लिए जो होगा वो स्पेस लॉन्च सिस्टम होगा जिसको SLS कहा गया है। और ये जो हमारा अमेरिका का पुराना सिस्टम था उसको चेंज करके ये नया बनाया गया है, ये काफी ताकतवर है। तो यह 2005 में कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम एरीज वी लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम का स्थान लेगा। ये जो प्रोग्राम था किसके स्थान पे ये आएगा, तो ये नासा का कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम रद्द कर दिया गया था, क्योंकि पहले ये बनाया गया था लेकिन इसको माना गया कि ये अब उतना सक्षम नहीं है। तो कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम का उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करना, जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन जो अभी है उसको पूरा करना, ये व्हीकल्स का काम था। और दूसरा था कि 2020 तक चंद्रमा पर जाना और लौट आना, वो पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए अब जो आर्मिटीज प्रोग्राम बना ये 2023 के लिए बना। तो चलिए देखते हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम का एनिमेशन। तो इसमें आप देखेंगे किस तरह से ये गेटवे बनेगा और किस तरह से आर्बिटीज या फिर ये मंगल या फिर आगे के स्पेस प्रोग्राम में ये कितना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो चलिए देखते हैं, ये एनिमेशन है। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मार्स पे एक्सप्लोरेशन होगा तो मार्स पे जाने में
6 महीने लगते हैं, और ये तकरीबन आपको 14 करोड़ माइल्स के लगभग हो जाता है एवरेज अगर देखें। वैसे तो जब सबसे नजदीक आता है, प्रत्येक 2 साल में पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तब इसकी दूरी तकरीबन आपको 6.5 करोड़ किलोमीटर या 7 करोड़ किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन जब ये एवरेज अगर हम देखें तो ये इसका होता है, और यहाँ पर जाने में लगभग 6 महीने लगते हैं। तो अब इतना दूर एक्सप्लोरेशन से पहले है कि पहले नजदीकी चीज को देखा जाए। तो चांद सबसे नजदीक है हमारा जो प्लेनेटरी बॉडीज है, तो उसमें चांद पर पहला मिशन, इसीलिए ये लूनर गेटवे बना है। तो देखेंगे आखिर ये चांद पे कैसे जाएगा। तो ये अगर उसके मुकाबले हम चांद को देखें तो चांद पे हम सिर्फ 3 दिन में पहुंच जाते हैं, और ये तकरीबन 2,40,000 माइल्स है, या किलोमीटर में हम इसको देखें तो 3,85,000 किलोमीटर के आसपास ये है चांद का दूरी है। तो अगर हम इसको देखें तो यहीं से ये, अब ये है आपका ओरायन स्पेसक्राफ्ट, और ओरायन स्पेसक्राफ्ट में जो शुरुआती होगा तो इसमें तकरीबन 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो भी स्पेसएक्स में जाते हैं, ये सब जाते हैं, तो अभी 4 ही जा रहे हैं, तो 4 इसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे। और इसका हम आगे देखें इसका एनिमेशन में, तो और आपको इसमें बहुत सारी क्लियरिटी लगेगी। तो जैसे देखिए यहाँ पे आप आगे चले तो ये देखिए, ये उसके नीचे क्या होता है, ये सर्विस मॉड्यूल होते हैं, और सर्विस मॉड्यूल्स के पास ये जो होता है वो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, ताकि ये सारी सुविधाएं हो, ऑक्सीजन हो किस तरह से, ताकि जो एस्ट्रोनॉट हो उनको कोई तकलीफ ना हो, वो आराम से अपना सब लाइफ सपोर्ट ले सकते। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, और ये आपका लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम होता है। ये बेसिकली अगर लॉन्च के दौरान कुछ गड़बड़ियां हो जाए तो उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। उसी तरह से ये देखिए, ये आपका ओरायन है, इसके बीच में ये आगे, और ये फिर कवर हो गया, और नीचे आपका सपोर्ट मॉड्यूल्स है। तो चलिए आगे देखते हैं इसी में। अब ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा यही है नया एसएलएस, स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये स्पेस लॉन्च सिस्टम का बेसिकली एनिमेशन है। तो अब ये देखेंगे तो ये कोर स्टेज है, ये वाला, यहाँ से ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये कोर स्टेज है। और इसके साथ ये जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड बूस्टर है, जो यहाँ से बूस्ट करेगा और फाइनली वो स्पेस में हो जाएगा। तो ये है आपका। अब देखेंगे इससे जब ये छोड़ा जाएगा तो ये फिर ओरायन स्पेसक्राफ्ट किस तरह से लूनर गेटवे पे जाएगा, और किस तरह से फाइनली वो हमारा गेटवे तैयार होगा। तो ये देखिए, वो जैसा कि मैंने बताया, ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट होगा। और ये आपका देखिए, जब ये सारे स्टेज हट जाएंगे तो ये आपका ओरायन स्पेसक्राफ्ट के लिए इसमें आपके साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट मौजूद है, ये सपोर्ट सिस्टम है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये वहां जाएगा, और वहां फिर फाइनली जो लूनर गेटवे होगा उससे वो डॉक करेगा। ये लूनर गेटवे है, अभी बना नहीं है, लेकिन ये चांद है, और ये जो लूनर गेटवे है इसकी परिक्रमा करेगा, और इसका जो ऑर्बिट होगा वो इस तरह से होगा। ये देखिए आपका, अब क्या होगा कि इस लूनर गेटवे में स्पेस स्टेशन के साथ ये लगा होगा, ये लैंडर है लूनर का, यानी यही फिर यहाँ से डिटैच होगा और चांद पे जाएगा, चांद पे लैंड करेगा। तो ये लूनर लैंडर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें, ये कम्युनिकेशन एक दूसरे में होगा, उस तरह से वो ऑर्बिट में वो चलते रहेंगे। तो ये देखिए भविष्य में क्या होगा कि और भागीदार जुड़ेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि जापान का एजेंसी, कनाडा का एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ये सारे चीज इसमें है। तो इसमें भविष्य में जुड़ेगा, तो इसमें और मॉड्यूल इसमें जोड़ा जाएगा। अब ये इसका जो ऑर्बिट होगा, ये जो लूनर गेटवे है, इसका ऑर्बिट इस तरह से होगा। तो ये ऑर्बिट में करते हुए जब यहाँ आएगा तो ये चांद से सबसे ज्यादा दूर होगा, तो वो चांद का और ज्यादा ये ले पाएगा। और फिर जब यहाँ आएगा तो चांद का काफी नजदीक होगा।
तो इस तरह से वो ऑब्जर्वेशन होगा। और ये देखिए अब इसमें और मॉड्यूल जोड़ा जाएगा और ये फिर आपको आगे डीप स्पेस तक ले जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आके ये आपका ओरायन स्पेसक्राफ्ट है और वो वहां, अब यहाँ ओरायन स्पेसक्राफ्ट यहाँ डक कर जाएगा, फिर यहाँ से आदमी का एक्सचेंज होगा और फिर यहाँ से आके ये लूनर लैंडर पे आएंगे जो एस्ट्रोनॉट होंगे और फिर फाइनली चांद पे जाके जो वो रह पाएंगे और आने जाने में उनकी सुविधा आसानी हो पाएगी। तो ये आपका टोटल हो गया लूनर गेटवे का फुल एनिमेशन। किस तरह से हमने देखा कि एसएलएस लॉन्च हुआ और किस तरह से लूनर गेटवे बना। तो ये योजना जो है ये शुरुआत होगा 2023। तो चलिए फाइनली हम लोग आगे देखते हैं और आगे जो हमारा है आप जानते ही हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित अंतरिक्ष एजेंसियों पर विचार करें। फ्रांस का CNES, कनाडा का CSA, जापान का JAXA, यूरोप का ESA, अमेरिका का नासा। तो उपरोक्त में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन में सम्मिलित नहीं है? 1 और 3, केवल 3, केवल 1, 3 और 4। आप अपना उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उसमें इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि लोग देख पाए और आपके जो साथी हैं वो ये समझ पाए कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में। तो किस तरह से डीप स्पेस मिशन हमारा काम करता है और DSN के बारे में भी मैंने बताया है और आगे वीडियो में भी आपको बताएंगे, जिसको कहते हैं डीप स्पेस नेटवर्क। वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से इंजेनिटी रोवर और हमारे बीच में संवाद होता है। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको या अपडेट रखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके साथ ही हमारे ब्लॉग भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारा पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज को, और हमारे फेसबुक के ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स और यूपीएससी बाय इज़ेड। तो चलिए हम अगले सेक्शन में जाते हैं। अगला सेक्शन है पिछले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित पर विचार करें। हवा में सल्फेट का छिड़काव, डायरेक्ट एयर कैप्चर, ओशन फर्टिलाइजेशन, बादल पर खारे पानी का छिड़काव। उपरोक्त में से कौन सी विधियां सौर वितरण प्रबंधन यानी SRM में सम्मिलित नहीं है? केवल 1, 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3। तो अब देख लीजिए, हवा में सल्फेट का छिड़काव जिससे बादल चमकदार होता है और सूरज के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये तो है SRM में शामिल, ये भी SRM में है शामिल। दूसरा डायरेक्ट एयर कैप्चर, जो हम देखते हैं कि लगा रखा और हवा से सीधा कार्बन को सोख लिया, तो ये सोलर रेडिएशन नहीं है, ये तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यानी CTR टेक्निक है। तो ये है। उसी तरह से ओशन फर्टिलाइजेशन, ये भी CTR है। और फिर बादल में खारे पानी का छिड़काव, ये भी बादल को चमकदार बनाता है जिससे रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी ये SRM है और ये भी SRM है। तो इसका मतलब हो गया 2 और 3। तो 2 और 3 क्या है, डी आंसर। तो इसका उत्तर हो गया। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, उनकी मजबूरियां हैं, और खास करके आप लोग जो हमारे ऑनलाइन चैनल पे देख रहे हैं, हमारे जूम से भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे सीधे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी आपको हमारे ब्लॉग पे मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं तो ये कोविड काफी खतरनाक है, सेकेंड वेव जो है, तो इसीलिए आप अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें और अफवाहों पे ध्यान न दें, अफवाहों को फैलाने से रोकें
और हमारे चैनल को जो वीडियो है आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए, बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।